गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था बेटा, प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी में हम लोग मेथड पे थे बेटा। डेवलपमेंट हमने देख लिया था, प्रोसेसेस हमने देख लिया था, कौन कौन से बैक्टीरिया फंजाई जो हमारे इंसेक्ट थे, पेस्ट टाइप ऑफ जो डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी था, वो सारी चीजें हम लोग क्या कर लेते बेटा लास्ट वाली क्लास में कंप्लीट कर लेते। आज वाली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, जो प्लांट ब्रीडिंग में जो डिजीज रेजिस्टेंस जो क्रिएट किया जाता है बेटा, उसके लिए जो हम मेथड अप्लाई करते हैं उन मेथड के बारे में हम लोग क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कहां पर जाएंगे, तो प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ फूड क्वालिटी। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा क्या था, इंप्रूवमेंट ऑफ फूड क्वालिटी। तो अगर हम बात करें बेटा प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस, जो प्लांट ब्रीडिंग हमने दो सीक्वेंस आपको बनाया था, पार्ट बताया था कि एक पार्ट में प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस पढ़ना है और सेकंड में प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ फूड क्वालिटी पढ़नी है। तो वो आगे भी हम फर्दर अभी आगे उसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस में लास्ट क्लास में मैंने आपको वो सारे डिजीज मेंशन कर दिए थे, वो सारे डिजीज आपको बता दिए थे। आज वाली क्लास में उन डिजीज से रिलेटेड जो हमारा मेथड है बेटा, उस मेथड को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हमारा डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन प्लांट को ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर लिए थे कि कैसे डेवलपमेंट होता है, उसकी मेथड आज हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अगर मेथड की बात करें बेटा, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड अप्लाइड फॉर प्लांट ब्रीडिंग for disease resistance. One is conventional method and another one is mutations. अगर हम बात करें बेटा तो टोटल टू टाइप्स ऑफ मेथड अप्लाई किए जाते हैं, जिसके बेस पर, जिसके मोड पर, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्लांट के अंदर एक ऐसी एक ऐसी डिजायर प्लांट हम तैयार कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी ऑलरेडी उनके पास होगी। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जैसे मानकर चलो कि चार प्लांट या मान लो दो प्लांट है, यहाँ पर मैंने क्या बताया भाई कि दो प्लांट हैं, एक ए और एक बी, दोनों एक ही स्पीसीज के क्या है बेटा, प्लांट है, प्लांट ए एंड प्लांट बी। अगर मैं बात करूं बेटा तो प्लांट ए की यील्ड बहुत अच्छी है, मतलब यील्ड क्या है, बहुत अच्छी है, लेकिन डिजीज जो है बेटा, डिजीज जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो बहुत ही कम। आया समझ में। सेकंड वाले में हमने क्या देखा भाई कि इसकी यील्ड अच्छी नहीं है, इसकी यील्ड अच्छी नहीं है, लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज प्लांट की बहुत अच्छी है। आया समझ में। मतलब एक ही प्लांट, जैसे मान के चलो पैडी प्लांट है यानी कि धान का पौधा है, तो धान के एक पौधे की यील्ड बहुत अच्छी है, यानी प्रोडक्शन रेट बहुत अच्छा है, वो बहुत ज्यादा वो धान बना करके उपजा करके देगा, उसकी प्रोडक्शन बहुत अच्छी है, लेकिन उसको बीमारी बहुत ज्यादा होती है, यानी कोई भी बैक्टीरिया फंजाई इंसेक्ट उसको हार्म ज्यादा करते हैं। लेकिन एक ऐसा प्लांट है जिसकी यील्ड बहुत कम है, लेकिन उसकी डिजीज रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, यानी उसको बीमारी कम होती है, यानी कि वो प्रोडक्शन तो कम करता है लेकिन उसको बीमारी नहीं होती है। तो हमें क्या करना है कि बॉडी में कोई भी आपको जब जेनेटिक्स आप पढ़ोगे तो जेनेटिक्स में आपको ये चीजें बताई जाएगी कि हमारी बॉडी में जो भी चीजें क्रिएट होती है, हमारी बॉडी में जो भी फंक्शन होती है, उसके बिहाइंड रीजन क्या होता है बेटा, हमारा जेनेटिक मटेरियल, यानी जो हमारी जेनेटिक मटेरियल यानी जो डीएनए है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि हमारी बॉडी में, जैसे मान के चलो हमारी हाइट कितनी होनी है, हमारी इम्यून सिस्टम यानी डिजीज रेजिस्टेंस जो प्रॉपर्टी हमारी बॉडी के वो कितनी होनी है, या तो इसी प्लांट की बात करें कि इसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होनी है, तो उसके लिए डीएनए रिस्पॉन्सिबल होगा। इस प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, प्लांट ही रिस्पॉन्सिबल होगा, सॉरी डीएनए ही रिस्पॉन्सिबल होगा, हमारा जेनेटिक मटेरियल ही रिस्पॉन्सिबल होगा। तो हमें क्या करना है, डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, जीन प्रेजेंट होता है, और उस जीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है। जो आप पढ़ोगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जब आप पढ़ोगे चैप्टर जेनेटिक्स में, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से आपको टीचर्स उन चीजों को आपको क्लियर करेंगे। तो मैंने क्या बताया कि अगर इसकी यील्ड खराब है लेकिन डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अच्छी, यानी कि इसके पास एक ऐसा जीन होगा, एक ऐसा डीएनए होगा, डीएनए के अंदर एक ऐसा जीन होगा, एक ऐसी सीक्वेंस होगी जीन की जो इसको बीमारी से क्या करती है, बचाती है। आया समझ में। और इस प्लांट के अंदर एक ऐसी जीन है जो इसकी यील्ड कैपेबिलिटी को इंक्रीज करती है, इसकी प्रोडक्शन रेट को क्या करती है, इंक्रीज करती है। और हम लोग प्लांट ब्रीडिंग जो देख रहे हैं बेटा, वो प्लांट ब्रीडिंग क्या था, तो हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग देख रहे थे, जीन बेसिस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग देखना क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या था, कन्वेंशनल, देन क्या आया, क्लासिकल, उसके बाद कौन सा आया बेटा, मॉलिक्यूलर्स, और जीन बेसिस ऑफ हमने क्या देखना स्टार्ट किया था, प्लांट ब्रीडिंग देखना स्टार्ट किए थे। यानी अब इसके जीन, यानी जो यील्ड जिसकी है, इसके जीन को जो यील्ड बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है साइंटिस्ट, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाले जो साइंटिस्ट होते हैं बेटा, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले जो रिसर्च लैबोरेटरी होते हैं, वो उस जीन को क्या करते हैं, वहां से आइसोलेट करते हैं, और उसके बाद इस प्लांट के उस जीन को आइसोलेट करते हैं जो डिजीज रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इन दोनों को, यानी ये और ये दोनों को मिला करके बेटा एक नई प्लांट का
का फॉर्मेशन करते हैं और उस प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी भी अच्छी होती है और यील्ड कैपेबिलिटी भी क्या होती है, अच्छी होती है। क्योंकि जो यील्ड बढ़ाने वाला था वो भी हमने इस प्लांट में, उस जीन को भी हमने डाल दिया, और जो डिजीज रेजिस्टेंस वाली जो जीन थी उस जीन को भी हमने इस प्लांट में डाल दिया। यानी अब ये हमारा क्या हो गया, डिजायर प्लांट हो गया। इसी टेक्निक को तो हम क्या बोलते हैं, इसी टेक्निक को हम प्लांट ब्रीडिंग बोलते हैं। यानी कि अगर हमारे अंदर, जैसे मान के चलो पोलियो वायरस जो है वो हमें क्या करती है, हार्म करती है। पोलियो वायरस जो था वो इम्यून सिस्टम, जो हमारी इम्यूनिटी थी अंदर की, जो हमारी एंटीबॉडी थी इंसान की, ह्यूमंस बीइंग की, वो उसको क्या करता था, हार्म करता था, और वो हमारी इम्यूनिटी उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाती थी। हमारी डब्ल्यूबीसी जो था, सोल्जर ऑफ हमारी जो बॉडी है बेटा, एंटीबॉडी जो है, ये क्या करती थी, उससे लड़ नहीं पाती थी। तो हमने क्या किया भाई कि ऐसे ऑर्गेनिज्म को हमने सिलेक्ट किया जिसको पोलियो वायरस अटैक नहीं करता था। पोलियो वायरस तो जाता था लेकिन उसके पास इतनी एंटीबॉडी थी, उसके पास ऐसी इम्यूनिटी थी कि पोलियो वायरस को वो क्या कर देता था, मार देता था। हमने उस जीन को वहां से आइसोलेट किया और हमने उसको क्या लिया, वैक्सीन के फॉर्म में अपनी बॉडी में ले लिया। ऐसे समझ में, ये जो हम वैक्सीन पीते हैं, जो ड्रॉप पीते हैं पोलियो का, वो भी क्या है, एक्चुअली वो किसी ऑर्गेनिज्म से लिया गया है। उस जीन को हमने आइसोलेट किया, उसको लेबोरेटरी में उसके ऊपर सिंथेटिकली उसको मेथड अप्लाई किए और उसके बाद हम अपने लाइक उसको बनाया और उसके बाद हमने उसको ले लिया। अब वो वैक्सीन जो जीन था, जो एंटीबॉडी थी, जो दूसरे के पास थी, वो एंटीबॉडी हमारे अंदर भी आ गई। अब पोलियो वायरस आएगी तो हमें हार्म नहीं करेगी, क्योंकि हमने डिजीज रेजिस्टेंस के लिए पोलियो वायरस के अगेंस्ट क्या ले लिया है, एक वैक्सीन ले लिया है। तो प्लांट के केस में भी वही होता है कि अगर मान के चलो इसको वो डिजीज नहीं हो रही, यानी कि इसके पास कोई ना कोई वो एंटीबॉडी होगी। एंटीबॉडी की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के लिए अप्लाई किया जाता है, लेकिन प्लांट के केस में हम क्या करेंगे, जीन अप्लाई करेंगे कि उनके पास, उनके जेनेटिक मटेरियल में कोई ऐसा ना ऐसा जीन होगा जो इसको क्या कर रहा होगा, प्रोटेक्ट कर रहा होगा। हमने उस जीन को सिलेक्ट किया और उसके बाद हमने इस प्लांट के, यानी जो प्लांट में जो यील्ड प्रॉपर्टी बढ़ा रही थी, उस जीन को सिलेक्ट करके एक नए प्लांट का क्या कर दिया, फॉर्मेशन कर दिया। दैट इज द प्लांट ब्रीडिंग। और यही मेथड है, प्लांट ब्रीडिंग का मेथड भी क्या है बेटा, यही है। तब यहाँ पर जो एनसीईआरटी बुक है बेटा, या तो आप जो भी रेफरेंस बुक प्रेफर करते होगे, तो वो जो एनसीईआरटी बुक है, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ मेथड को प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस के लिए उसने क्या किया है, अप्लाई किया है। फर्स्ट वन इज कन्वेंशनल मेथड एंड सेकंड वन इज म्यूटेशंस। म्यूटेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कन्वेंशनल, क्योंकि क्वेश्चंस अगर यहाँ से आने के चांसेस होंगे तो कहां से आएंगे, म्यूटेशन से आएंगे। म्यूटेशन अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। फिलहाल हम लोग कहां पर है बेटा, कन्वेंशनल टाइप पर। कन्वेंशनल में क्या है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन। हाइब्रिडाइजेशन जो टेक्निक था, जो हम लोग क्लासिकल अप्रोच अप्लाई कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में, जिसमें क्या करते हैं बेटा, दो स्पीसीज को लेकर के आते हैं, उनके बीच में क्या कराते हैं, क्रॉसिंग। यानी मान के चलो कि इस स्पीसीज के पास यील्ड प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, इस स्पीसीज के पास क्या है बेटा, तो उसकी डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी अच्छी है, दोनों के बीच में क्रॉसिंग करके एक नई प्लांट का क्या करवाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। एज लाइक अर्लियर प्रोसेस, यही प्रोसेस जैसा मैंने आपको बताया। या तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं कि इस प्रोसेस को हम अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे मैंने बताया था आपको कि प्लांट ब्रीडिंग का टेक्नोलॉजी की प्रोसेस क्या है, तो मैंने स्टेप वाइज आपको बताया था कि सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, हमें सबसे पहले उस पेरेंट्स को सिलेक्ट करना होगा, या सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, सिलेक्शन ऑफ जीन, हम सबसे पहले, या सिलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी, यानी जो हमें चाहिए सबसे पहले हम तो वो सिलेक्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं है, हमें मालूम है कि इसको बीमारी हो रही है तो हम क्या करेंगे इसमें चेंजेस, कि हम उस प्लांट को सिलेक्ट करेंगे जिसको बीमारी नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि उस प्लांट की हाइट हम सिलेक्ट करेंगे या उसकी ड्वार्फनेस सिलेक्ट करेंगे या उसकी कलर फ्लावर सिलेक्ट करेंगे, ऐसा तो कुछ हम करेंगे नहीं, हमें जो नीड है उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन में प्रोसेस लाइक अर्लियर की बात है, जो मैंने आपको अर्लियर प्रोसेस जब मैंने आपको प्लांट ब्रीडिंग का बताया था, 2 क्लास पीछे आप जाओगे तो आपको मिल जाएगा वीडियोज में, तो उसमें मैंने बताया था कि सिलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने हाइब्रिडाइजेशन यानी क्रॉसिंग करवाया दोनों के बीच में, उसके बाद जो टेस्टिंग हो रही थी लैब में बेटा, कि जो प्रोजनी बना था, चाइल्ड बना था, उसकी टेस्टिंग होती है, और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं बेटा, तो उसको हम इकोनॉमिकली यानी कि हम क्या करते हैं, कन्वेंशनल, उसको हम मार्केट में क्या करते हैं, कमर्शियलाइज करते हैं, उसको सेल करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि मार्केट में देना स्टार्ट कर देते हैं। यही प्रोसेस को हमें क्या करना है बेटा, यहाँ पर अप्लाई करना है। कन्वेंशनल मेथड में जो प्रोसेस हमने प्लांट ब्रीडिंग के लिए आपको बताया है बेटा, उसी प्रोसेस को आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये कि दो हमने स्पीशीज को क्रॉसिंग करवा करके एक नई स्पीशीज बनाते हैं, उसको टेस्ट करेंगे कि जो हम चाहते थे वो उस प्रोजनी में आया कि नहीं, उस चाइल्ड में आया कि नहीं। अगर वो आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर हम उसको क्या करेंगे, अगेन फर्दर उसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। या तो चाहो तो यहाँ पर हम कर सकते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर ऐसे जीन लेवल पे तो ये चीजें पॉसिबल नहीं है, बहुत कम ही रियर केस में होती है। जैसे मान के चलो यहाँ पर भी 2 प्लांट है, एक प्लांट में प्रॉपर्टी था तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, और इसमें अगर प्रॉपर्टी नहीं आया तो उसको हम क्या करेंगे, डिससिलेक्ट कर देंगे, उसको फिर से हम छोड़ देंगे, उसको आगे फर्दर कमर्शियलाइज नहीं करेंगे। तो ये चीजें हो गई। लेकिन इसका कन्वेंशनल का एक डिसएडवांटेज है बेटा।
कन्वेंशनल का डिसएडवांटेज क्या है कि आप लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज पे ही क्या कर सकते हो, कमांड बना सकते हो। ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हम जीन यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे क्रॉसिंग नहीं करवा रहे हैं। हमने तो दो स्पीसीज को लिया, दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवा दिया, यानी कि जो हमारा पॉलिन ग्रेन था मेल का, उसको हमने फ्लावर्स, फीमेल फ्लावर के पास जाकर के उसको ये कर दिया, पैकिंग कर दिया, उसके बाद वहां पर फर्टिलाइजेशन हो गई, एक नई प्लांट का फॉर्मेशन हो गया। तो इस केस में क्योंकि यहाँ पर हम जीन नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, हम जेनेटिक्स लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे कन्वेंशनल नहीं हुई। कन्वेंशनल और क्लासिकल में मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं होता है बेटा, मैं ऑलरेडी आपको वीडियो बना करके बता चुका हूं। जब मैंने आपको प्लांट ब्रीडिंग के टाइप्स बता रहा था उसमें मैंने क्लियर कर दिया था कि कन्वेंशनल और क्लासिकल में नहीं होती है। थर्ड मैंने आपको मॉलिक्यूलर लेवल पे बताया था, जो आप पिछले वीडियो देखे होंगे तो आपको वो चीजें समझ में आ रही होगी। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि कन्वेंशनल और क्लासिकल में मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं होते हैं। तो अब सुना होगा क्या भाई, तो हाइब्रिडाइजेशन और सिलेक्शन जिसमें प्रोसेस अर्लियर है, तो डिसएडवांटेज क्या होगा भाई, तो फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस, यानी कि कुछ ही डिजीज के लिए हम कन्वेंशनल टाइप ऑफ मेथड यूज कर सकते हैं फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। आया समझ में? कन्वेंशनल का एक डिसएडवांटेज है बेटा, ये सारे डिजीज या जो भी हमारे डिजायर विश है कि नहीं फंजाई से भी हो जाए, बैक्टीरिया से भी हो जाए, वायरस से भी हो जाए या अदर पेस्ट इंसेक्ट से भी हो जाए, तो ऐसी चीजें नहीं है। यहाँ पर एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिजीज को ही आप क्या कर सकते हो, डिजीज के अगेंस्ट ही रेजिस्टेंस डेवलप कर सकते हो। दैट इज द कन्वेंशनल मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। ये आपको क्या करना है, याद रखना है। अगर हम बात करें म्यूटेशंस की, तो म्यूटेशंस को हमने 3 पार्ट में क्या किया है, डिवाइड किया। आपके एनसीईआरटी के बेस पर मैंने एनसीईआरटी की बुक लिया, क्योंकि क्वेश्चन जो है बेटा नीट में वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। एनसीईआरटी के सिंगल लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमने जो म्यूटेशंस जो एनसीईआरटी आप पढ़ोगे इसके बाद, तो आपको वो लाइन बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और यहाँ से जो क्वेश्चन नीट और एम्स में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन का मैंने पार्ट भी क्या कर दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया है। तो म्यूटेशंस की अगर हम बात करें, अगर आपको भी इसी फॉर्म में टेबल बना करके रखना बेटा, मेरी जो वीडियोज है मैं आपको बहुत ही ज्यादा थ्योरी नहीं लिखवाऊंगा, मोस्टली चीजें मैं आपको टेबल्स में कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आपको ये एक पॉइंट, जितने भी एरो आपके पास आ रहे हैं, ये सभी एरो आपका क्वेश्चन है बेटा नीट और एम्स एग्जामिनेशंस के लिए। 100% मैं श्योर देता हूं, जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे मेरे पढ़ाए गए, बाहर से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो भी रेफरेंस बुक आप यूज करते हो, दिशा का, या तो जो भी आपके रिस्पेक्टेड जो इंस्टीट्यूट आपको मटेरियल देती है, उस मटेरियल्स पे आप क्या कर सकते हो, या तो ऑनलाइन आप मेरे से सेल भी कर सकते हो, मेरे से परचेज भी कर सकते हो, सॉरी सेल नहीं परचेज कर सकते हो, है ना। चलिए, तो अगर म्यूटेशन की बात करेगा तो म्यूटेशंस में क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या बनाया है, डेफिनेशंस, सेकंड वन इज प्रोसेसेस एंड थर्ड वन इज एग्जांपल्स। यानी म्यूटेशंस होते क्या है, सबसे पहले हम ये समझे, सेकंड क्या है प्रोसेस क्या होते हैं, और थर्ड क्या है इसके एग्जांपल, जो एनसीईआरटी ने कवर किया, जहां से एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम प्रोसेस की बात करें तो म्यूटेशंस क्या होता है, ये जीन लेवल पे यहाँ पर एक क्या हो रही है भाई, मॉलिक्यूलर्स, जो बायोलॉजी लैबोरेटरी होती है बेटा, वहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होती है, जीन के सीक्वेंस में चेंजेस किया जाता है। यानी जैसे मान के चलो एक हमारी बॉडी में वो जीन है, लेकिन उसके पास सीक्वेंस नहीं है। यानी जो जीन के अंदर सीक्वेंस का मतलब आपको मैं बता दूं, जैसे डीएनए बना क्या चीज का होता है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यही होता है। हमारे पास बेस क्या है, नाइट्रोजन बेस क्या प्रेजेंट है, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, टोटल 4 ही है। यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होता है। और अगर हम डीएनए की बात करें तो क्या है भाई, तो डीएनए में है एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। आपने 11th क्लास में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, या मैंने, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको मैंने पढ़ाया होगा। तो अगर मैं बात करूं बेटा, तो जो बेस हमारे पास 4 है डीएनए के, और डीएनए के अंदर क्या प्रेजेंट है, मतलब फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन। जो फ्रैगमेंट होता है, डीएनए का टुकड़ा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। यानी जो डीएनए में है भाई, जीन में प्रेजेंट है। तो जीन के बेस में जो सीक्वेंस हमारा है, उस सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, जेनेटिक कोड, जीन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, जेनेटिक कोड, जो टोटल 64 होते हैं। आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, और वो अगर जो टीचर्स है उसको आपको समझाएंगे भी कि जेनेटिक कोड का फॉर्मेशन कैसे होता है। जेनेटिक कोड ही क्या है बेटा, उसके पास कोड का मतलब इंफॉर्मेशन। जैसे मान के चलो मैं स्पाई हूं, मैं जासूस हूं, तो मैं एक कोड मुझे भेजा जाता है कि आप वहां पर जाओगे, और उस कोड को जब आप बोलोगे, तो लॉकर्स जो होते हैं मोबाइल में, जो कोड होते हैं, तो उस कोड को अप्लाई करोगे तो वो चीजें खुलेंगी। तो हमारी बॉडी में भी हर एक फंक्शंस के लिए, हर एक स्ट्रक्चर्स के लिए, मॉर्फोलॉजी हो या फिजियोलॉजी हो या एनाटॉमी स्ट्रक्चर हो, उसके लिए कोड रिस्पांसिबल होता है। तो उस कोड को ही हम बेस बोलते हैं बेटा, और उस कोड को ही हमें क्या करना है, चेंज करना है। यानी अगर मान के चलो हमारे जीन में वो कोड प्रेजेंट नहीं है, वो सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं है, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं कि जिस प्लांट के अंदर वो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को हमारे बॉडी में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। आया समझ में? तो इसे हम बोलते हैं जेनेटिक लेवल पर, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। म्यूटेशन का एक और मीनिंग होता है सडन अकर्स इन एनीथिंग, मतलब बॉडी में, जैसे आप मूवी देखते होंगे,
एक्समैन, जो बहुत ही ज्यादा फेमस मूवी है, हॉलीवुड मूवी है एक्समैन, जिसमें म्यूटेंट वर्ड आपने सुना होगा। म्यूटेंट मतलब इंसान के अंदर एक्स्ट्रा पावर आ जाती है, क्योंकि उसके बॉडी क्या हो जाती है, म्यूटेंट हो जाती है। लैबोरेटरी में उसके ऊपर ऐसी चीजें अप्लाई की जाती है जिसके कारण बॉडी में मतलब इतना ज्यादा चेंजेस पॉसिबल नहीं है जितना हॉलीवुड दिखाती है, लेकिन मैं कह रहा हूं म्यूटेंट्स वहां पर बहुत अच्छे से चीजों को समझाया गया है कि एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ रहा है। घर में सभी लोग लॉन्ग है, हाइट बहुत अच्छी है, लेकिन एकाएक उनके यहाँ ड्वार्फ पैदा हो गया, दैट इज म्यूटेशन। एकाएक उनके जीन में चेंजेस आ गए। हमारे माता पिता, हमारे एंसेस्टर जो थे भाई, हमारे जो डिसेंडेंट्स, जो हमारे पूर्वज थे, सभी हाइट अच्छी थी, लेकिन एकाएक हमारे घर में क्या हो गया भाई, एक छोटा सा ड्वार्फ पैदा हो गया। तो क्या हुआ भाई, तो वो एक म्यूटेशन आ गया, सडन अकर्स हो गया, मतलब कोई जानता भी नहीं था, लेकिन एकाएक प्रॉपर्टी है। घर में सभी लोग क्या हो गए भाई, मान के चलो बहुत ही व्हाइट है, कलर उनकी बहुत ही गोरे गोरे हैं, लेकिन उनके यहाँ एक सांवला पैदा हो गया, दैट इज म्यूटेशन, क्योंकि उनके जीन में चेंजेस आ गया। उसके जीन्स के अंदर, उसके बेस में क्या हो गया भाई, कोई उसकी सीक्वेंस में थोड़ी सी चेंजेस आ गई, दैट इज म्यूटेशन। यानी म्यूटेशन सडन अकर्स होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्लांट ब्रीडिंग है बेटा, उसमें म्यूटेशन को हम जानबूझ कर करेंगे। आया समझ में? हम अपने केस में म्यूटेशन मैंने क्या हुआ, अगर ऑटोमेटिक होता तो भी म्यूटेशन बढ़े, लेकिन इसी म्यूटेशंस को प्लांट ब्रीडिंग के लिए जो डिजीज रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी डेवलप करनी है, तो उसके लिए हम जानबूझकर प्लांट में क्या करवाते हैं, म्यूटेशन करवाते हैं। यानी कि जो प्लांट की प्रॉपर्टी नहीं थी, जो प्लांट वायरस को देखते ही मर जाता था, अब वो प्लांट के अंदर हमने उस जीन को ला करके डाल दिया कि वायरस आएगा तो भी ये प्लांट हरा भरा रहेगा। आया समझ में? दैट इज म्यूटेशन, दैट इज म्यूटेंट। पॉइंट समझ में आ गया? अब यहाँ पर डेफिनेशंस पे आते हैं। डेफिनेशंस क्या कहता है, प्रोसेस बाय व्हिच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू चेंजेस इन बेस सीक्वेंस। प्रोसेस बाय व्हिच जेनेटिक वेरिएशंस, जेनेटिक लेवल पे वेरिएशन, यानी कि अब एक बार अगर आ गया तो उसके पूरे जनरेशन में जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई बार बार हमें म्यूटेशन करवाने पड़ेंगे, नहीं। अब एक बार अगर किसी प्लांट में हमने ये प्रॉपर्टी ला दिया तो अब जेनेटिक प्रॉपर्टी हो गया, उसके प्रोजेनी जो उसका चाइल्ड होगा उसमें भी आएगा, उसका चाइल्ड होगा उसमें भी होगा, उसके चाइल्ड आएगा उसमें भी होगा, मतलब अब वो जेनेटिक्स हो जाएगी। तो भैया प्रोसेस बाय व्हिच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड, यहां पर क्रिएट किया जा रहा है, ऑलरेडी नहीं, मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है, नेचुरल प्रोसेस नहीं है। नेचुरल प्रोसेस को भी हम म्यूटेशन बोलते हैं, लेकिन प्लांट ब्रीडिंग में हम यहां पर थोड़ा सा चीजों को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, समझना चीजों को, है ना। तो वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू चेंज इन बेस सीक्वेंस, मतलब जो बेस सीक्वेंस है विद इन जीन, जो जीन के अंदर जो बेस सीक्वेंस प्रेजेंट है बेटा, जो एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, थायमिन का जो बेस सीक्वेंस है, उसमें चेंजेस करके रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर और ट्रेट। हमने उस जीन के अंदर चेंजेस किया और एक नई कैरेक्टर, एक नई प्रॉपर्टी, एक नई ट्रेट का क्या किया, फॉर्मेशन किया, दैट इज म्यूटेशन इन प्लांट ब्रीडिंग। आया समझ में? हमने जानबूझकर यहाँ पर क्रिएटेड किया गया है, बात को समझना। म्यूटेशन सडन होता है और ऑटोमेटिक भी होता है, ये भी पॉइंट को याद रखना। म्यूटेशन सडन और ऑटोमेटिक प्रोसेस भी है, लेकिन यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग में हम यहाँ पर म्यूटेशंस को जानबूझकर करा रहे हैं, यहाँ पर क्रिएट किया जा चुका है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इट इज आर्टिफिशियल प्रोसेस इन प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। आया समझ में? तो प्रोसेस डेफिनेशंस मैंने आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रोसेस बाय व्हिच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड थ्रू चेंज इन बेस सीक्वेंस विद इन जीन रिजल्टिंग इन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर्स और ट्रेट। आया समझ में? इसी प्रॉपर्टी को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, म्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है म्यूटेशन ब्रीडिंग, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। अब प्रोसेस क्या होता है भाई, प्रोसेस कैसे प्रोसीड किया जाता है, तो इट इज इंड्यूस म्यूटेशंस आर्टिफिशियल। जो प्रोसेस है म्यूटेशन की वो क्या है, आर्टिफिशियल। मैं बता रहा हूं आपको कि ये नेचुरल नहीं है, प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या करा रहे हैं, आर्टिफिशियली, बाय यूजिंग रेडिएशंस। रेडिएशंस में भी गामा रेडिएशंस यूज करते हैं बेटा। कौन सा रेडिएशन भाई, तो गामा रेडिएशंस, बाय यूजिंग गामा रेडिएशंस और सिलेक्शंस ऑफ प्लांट विद डिजायरेबल कैरेक्टर। मतलब सिलेक्शन ऑफ प्लांट, हमने प्लांट को सिलेक्ट किया कि भाई इसकी डिजीज रेजिस्टेंस अच्छी है, इसकी यील्ड अच्छी है, दोनों प्लांट को सिलेक्ट कर दिए और उसके बाद नई प्लांट का फॉर्मेशन कर देते। भाई सिलेक्शन ऑफ प्लांट विद डिजायरेबल कैरेक्टर, या तो हम ये प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं म्यूटेशन के लिए, या इसके जीन को हमने आइसोलेट करके करवा दिया, या तो यहाँ पर गामा रेडिएशंस के थ्रू भी जीन सीक्वेंस को क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है। और ये टोटली क्या है, ये प्रोसेस आर्टिफिशियल ही है, और इसी प्रोसेस को, इस कंबाइंड प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग। क्योंकि यहां पर जो ब्रीड बना है
एक नया जो प्रोडक्ट बना है, एक नया जो प्लांट बना है, वो इसी मेथड के थ्रू यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, या तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट विद डिजायरेबल प्रॉपर्टी और गामा रेडिएशंस के थ्रू। तो दैट इज नोन एज म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो ये डेफिनेशंस वही है बेटा, आप एक बार एनसीईआरटी को पढ़ोगे तो आई होप आपको वो पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और ये डेफिनेशंस क्या कहता है, प्रोसेस म्यूटेशन, प्लांट ब्रीडिंग के लिए म्यूटेशंस में कौन कौन से प्रोसेस करते हैं। तो आपको एक तो यहां से सिलेक्शन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेडिएशंस पूछा जाएगा कि प्लांट ब्रीडिंग में डिजीज रेजिस्टेंस के लिए जो म्यूटेशंस हम पहुंच करते हैं उसमें कौन सा रेडिएशंस को यूज किया जाता है। तो अल्फा बीटा गामा ऐसे कोई रेडिएशंस आपको इससे पूछा जाएगा, तो याद रखना है कि कौन से हम रेडिएशंस को यूज करते हैं। तो गामा रेडिएशंस को यूज करते हैं किस चीज के लिए भाई, तो म्यूटेशंस क्रिएट करने के लिए प्लांट ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी। एग्जांपल दिया गया बेटा विंडी प्लांट का, एक एग्जांपल दिया गया है रेजिस्टेंस ऑफ येलो मोजेक वायरस इन भिंडी रिजल्ट न्यू वैरायटी ऑफ ए एस्कुलेंटस एल्वेंसन्स, वहां पर है बेटा स्कुलेंटस कॉल्ड परवानी क्रांति, यानी जो एक वायरस है बेटा येलो मोजेक वायरस है, जो भिंडी को क्या करता है, नुकसान करता था। तो उसके लिए इन्होंने एक नई स्पीसीज म्यूटेशंस के थ्रू ही क्या क्या बनाया है, इसको उन्होंने क्या नाम दिया है, परवानी क्रांति नाम दिया है। ये एक एग्जांपल्स यहाँ पर दिया गया है, जो आपको एक एग्जांपल्स याद रखने हैं। ए स्कुलेंटस साइंटिफिक नेम है बेटा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग, जो आपको एनसीईआरटी में दिया गया है भिंडी का, लेडीज फिंगर का। और उसको हम क्या बोलते हैं, परवानी क्रांति भी, जो न्यू स्पीसीज बनकर के आए उसको हम क्या बोलते हैं, परवानी क्रांति बोलते हैं। इसके अलावा एनसीईआरटी ने एक और मूंग दाल के लिए भी येलो मोजेक का दिया, लेकिन उसके वैरायटी को वहां पर मेंशन नहीं किया है। तो वैरायटी जब मेंशन नहीं किया तो उस वैरायटीज को हमें याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, मैंने मेथड आपको बता दिया, यानी कि प्लांट ब्रीडिंग को डिजीज रेजिस्टेंस में डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको लास्ट क्लास में। आज वाली क्लास में मैंने आपको मेथड भी क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कहां पर जाएंगे, प्लांट ब्रीडिंग फॉर इंप्रूवमेंट इन फूड क्वालिटी, यानी कि उसकी इंप्रूवमेंट, फूड की क्वालिटी को कैसे बढ़ानी है, उसके लिए कुछ मेथड और सिमिलर मेथड ही रहेंगे, कोई अलग से नहीं होगा। अगर आप इन चीजों को समझ लिए हैं, लास्ट 2 वीडियो अगर आपने देख लिया तो आपको आगे कोई चीजें देख समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या करना है कि आपके एनसीईआरटी में 9.1 एंड 9.22 टेबल दिए गए हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज को मेंशन किया गया है। एक तो दिया गया है भाई इसके लिए रिगार्डिंग यानी मेथड या डिजीज रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी के लिए 9.1 टेबल है, और 9.2 टेबल है जो है इंप्रूवमेंट इन फूड क्वालिटी के लिए। वो 2 टेबल आपको याद करना बेटा, या तो फर्दर अगर मैं कभी आपको निमोनिक्स दूंगा, उसका ट्रिक दूंगा, तो हो सकता है उसको आपको याद करें। अभी मैंने इसकी ट्रिक बनाई नहीं है, अगर बन जाती है तो वो मैं आपको 9.1 9.2 टेबल के वीडियो रिलीज करके वो ट्रिक से आपको याद करूंगा। लेकिन फिलहाल आप उसको याद करेंगे, जैसे वहां पर वीट का हिमगिरी दिया गया है कि हिमगिरी एक वैरायटी तैयार की गई है जो स्ट्राइप वगैरह के डिजीज रेजिस्टेंस उसके पास क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो 9.1 जो टेबल है बेटा वो एनसीईआरटी में दिया गया है डिजीज रेजिस्टेंस वाले के लिए, और 9.2 जो टेबल है बेटा वो एनसीईआरटी ने दिया है फूड क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। ये दोनों टेबल की यहाँ पर मैं अगर बनाऊं तो चीजें ऑलरेडी आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है, तो वो टाइम लॉस्ट हो जाएगा, एक तरीके से टाइम लॉस ऐसे ही होगा। तो इससे बेटर है कि आप उसको खुद ही याद कर लें और अपनी नोटबुक में 9.1 और 9.2 टेबल ऐड कर लें, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बेटा फूड क्वालिटी की इंप्रूवमेंट के साथ, प्लांट ब्रीडिंग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्म एस्पायरेंट।